Hello dear students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आशा करती हूँ आप घर पे रेगुलरली अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किए हुए हैं और डेली रूटीन में आपका जो वर्क जाता है वो आप डेली कर रहे होंगे। क्लास 11th हिस्ट्री की बात करें तो क्लास 11th हिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, यानी कि मूल निवासियों का विस्थापन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल थे उनको किस प्रकार से उनके जो मूल निवास था वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा था बाय द यूरोपियन पावर्स। यूरोपियन पावर्स किस प्रकार से एक एक करके सभी कंट्रीज़ के ऊपर कैप्चर करती जा रही थी, और साथ में हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो नेटिव पीपल हैं उनकी लाइफ में जाके किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन की सिचुएशन थी वो क्रिएट की, और साथ में उन लोगों को जो उनका मूल निवास स्थान था वो छोड़ना पड़ा था। तो हमने डिस्कस किया था इसमें सेटलर्स के बारे में और नेटिव्स के बारे में, कि जो सेटलर्स थे वो वर्ड यूज़ किया जाता था ऐसे लोगों के लिए जो कि बाहर से आकर और उस स्थान पर कह सकते हैं कि बस गए थे, रहने लग गए थे। नेटिव पीपल कौन थे? नेटिव पीपल्स लेड ए सिंपल लाइफ, दे डिड नॉट क्लेम देयर राइट्स ओवर लैंड, और कभी भी उन्होंने कह सकते हैं कि जो उनकी नेटिव लैंड थी उसके ऊपर अपना क्लेम कभी नहीं किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट नॉर्थ अमेरिका द नेटिव पीपल्स। नेटिव पीपल्स के बारे में हम बात करेंगे जो नॉर्थ अमेरिका के थे। द इनहेबिटेंट्स माइट हैव कम फ्रॉम एशिया थ्रू ए लैंड ब्रिज अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट्स 30,000 ईयर्स बिफोर। अब नेटिव पीपल्स थे जो अमेरिका के, उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग एशिया से आए थे, करीब करीब कह सकते हैं 30,000 साल पहले आकर यहाँ पर बस गए थे। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले लोगों के बारे में उनका जो मूल निवास स्थान बताया जाता है वो बताया जाता है एशिया, और करीब टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 30,000 साल पहले की बात ये बताई जाती है। दे यूज़ टू लिव इन ग्रुप्स, और साथ में वो जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, उनकी विशेषताओं की हम बात करें, तो वो लोग क्या करते थे कि वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे अलोंग रिवर वैली बिफोर द एविडेंस ऑफ यूरोपियंस। इट मीन्स कि वो लोग रिवर के साथ साथ ग्रुप में रहते थे जब तक कि यूरोपियन पावर्स उनके यहाँ पर एंटर नहीं हुई थी। दे एट फिश, मीट एंड कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स एंड मेज। साथ में वो लोग किसकी कल्टिवेशन करते थे? खाने की अगर उनकी बात की जाए तो वो फ़िश खाते थे, मीट खाते थे, साथ में मक्का और जो वेजिटेबल होती थी उसकी कल्टिवेटेड करते थे। यानी कि खेती की अगर बात करें तो वो सिर्फ वेजिटेबल्स उगाते थे और मेज़ वगैरह की जो है क्रॉपिंग करते थे। अब गुड्स वर ऑब्टेन्ड नॉट बाय बाइंग बट बाय गिफ्ट्स। अब बात करें हम उनके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल्स के बारे में, तो कह सकते हैं कि वो जो भी सामान एक दूसरे से खरीदते थे या देते थे वो ना ही तो उनको बेचा जाता था और ना ही उनसे ख़रीदा जाता था, बट वो किस रूप में उसको देते थे? गिफ्ट के रूप में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। इट मीन्स नेटिव पीपल्स जो थे उनके पास अगर हम बात करें किसी भी प्रकार से, तो वो जो भी सामान उनको लेना होता था या फिर कह सकते हैं कि जो भी सामान वो एक एक्सचेंज करते थे वो सिर्फ और सिर्फ किस रूप में एक्सचेंज होता था? गिफ्ट के रूप में, ना कि एक्सपोर्ट करते थे ना ही वो इम्पोर्ट करते थे। दे बिलीव्ड इन सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। इट मीन्स कि वो किस में बिलीव करते थे? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में बिलीव करते थे। एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की बजाय वो एक दूसरे के साथ जो भी सामान होता था उसको एक्सचेंज करते थे। अब बात आती है उनकी लैंग्वेज की। दे स्पोक न्यूमरस लैंग्वेज बट दोज आर नॉट अवेलेबल इन रिटर्न फॉर्म। कि जो वो लैंग्वेज बोलते थे वो आज हमारे सामने कह सकते हैं कि एक रिटर्न फॉर्म में हमें अवेलेबल नहीं है। यानी कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो आज हमें रिटर्न में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो सकती है। और जब बात करें हम यूरोपियंस पावर की, तो जब यूरोपियंस पावर उनके पास आए, दे वर फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू यूरोपियंस। तो उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से कह सकते हैं कि जो यूरोपियंस लोग थे उनका वेलकम किया था। यानी कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से पेश आने वाले ये लोग थे। अब यूरोपियंस की बात करें तो यूरोपियंस गेव देम ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स, गन्स विच वर ए यूजफुल सप्लीमेंट फॉर bows and arrows to kill animals and alcohol in exchange of local products। अब बात करें यूरोपियंस पावर की, जब सबसे पहले वो यहाँ पर आए तो उन्होंने कह सकते हैं कि जो गिफ्ट का एक्सचेंज उनका आपस में हुआ था
उसमें उन लोगों ने नेटिव पीपल्स को ब्लैंकेट दिए, आयरन के वेसल्स दिए, गन्स वगैरह प्रोवाइड करवाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल उनके लिए साबित हुई। किस चीज़ में? कि जो उन्होंने एनिमल्स को कह सकते हैं कि जो उनका शिकार करने की प्रोसीजर थी, जिससे कि वो अपने खाने की पूर्ति करते थे, उसमें जो गन थी वो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई। एंड अल्कोहल इन एक्सचेंज ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, साथ में उन लोगों ने उनको क्या पेश किया? अपने लोकल प्रोडक्ट्स जो था वाइन के रूप में, अल्कोहल के रूप में उन लोगों को एक्सचेंज किया, जो भी गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज हो रहे थे वो। द नेटिव हैड नॉट नोन अल्कोहल अर्लियर एंड दे बिकेम एडिक्टेड टू इट। अब उसके बाद बात करें कि जब यूरोपियंस पावर ने उनको इतने सारे गिफ्ट दिए और जो नेटिव पीपल थे वो सबसे पहले कह सकते हैं कि वो अल्कोहल से इस चीज़ के बारे में परिचित नहीं थे, और उन्होंने जब धीरे धीरे कह सकते हैं कि अल्कोहल को लेना शुरू किया तो वो उनको कह सकते हैं इनकी एक तरह से आदत सी हो गई थी। तो यूरोपियंस पावर की अगर हम एक्सचेंज और की बात करें कि गिफ्ट वगैरह उन्होंने स्टार्टिंग में क्या दिए, तो उनमें ब्लैंकेट आते हैं, आयरन वेसल्स आते हैं, गन आती हैं। अब जो यूरोपियंस लोग थे दे वर सिविलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड अर्बनाइज्ड, यानी कि जो कह सकते हैं यूरोपियन पावर्स वहाँ पर आई थी वो साक्षर भी थी, साथ में कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड अर्बनिज्म, साथ में कह सकते हैं कि बहुत ही वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन वहाँ पर आ रही थी। और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया कि उनकी जो लाइफ थी उनको चेंज करना शुरू कर दिया। गिफ्ट वर अकोमोडिटीज विच दे वुड सेल फॉर ए प्रॉफिट। अब जो गिफ्ट वगैरह उनको दिए जा रहे थे उन लोगों को, नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल्स को, वो सारे के सारे किस कारण से दिए जा रहे थे, किस रीजन से दिए जा रहे थे? वो सारे के सारे रीजन से दिए जा रहे थे ताकि वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। दे एसेस एवरीथिंग विद द वैल्यू इन द मार्केट। वो हर चीज़ को किस टाइप से देख रहे थे? वो लोग कह सकते हैं कि एक मार्केट के रूप में देख रहे थे हर स्थान को जहाँ पर भी वो लोग जा रहे थे। तो इसी कारण से यही रीज़न था कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन पावर्स नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल्स से मिली तो उन्होंने जो गिफ्ट वगैरह का एक्सचेंज किया था वो भी किसके लिए किया गया था? वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके प्रॉफिट के लिए किया गया था। और साथ में कह सकते हैं कि हर एक चीज़ को वो किस नज़र से देखते थे? सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट के रूप में देख रहे थे। दे गेट फर्स्ट दे हैड स्लोथर्स हंड्रेड्स ऑफ बिहेवियर्स, दे किल्ड वाइल्ड एनिमल्स टू प्रोटेक्ट फार्म्स। अब उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनकी लाइफ में इस प्रकार से कह सकते हैं कि चेंजमेंट करना शुरू कर दिया कि जो जानवर वगैरह थे उनको मारना शुरू कर दिया, अपने फार्म्स वगैरह वहाँ पर स्टैब्लिश कर लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ में कह सकते हैं कि यूरोपियन थे इमेजिज द फॉरेस्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कॉर्न फील्ड्स। अब जहाँ पर जिन वनों में, जिन फॉरेस्ट में कह सकते हैं कि वो लोग रहते थे, तो यूरोपियंस ने क्या स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेस्ट वगैरह थे, जो जंगल वगैरह थे, उनको ग्रीन जो कॉर्न फील्ड्स थे उनमें चेंज करने की जो प्रोसीजर थी वो शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार यूरोपियंस पावर्स जब आ रही थी वहाँ पर, तो यूरोपियन पावर्स के बारे में हम देखें तो किस प्रकार से वो नेटिव पीपल्स के कह सकते हैं कि जो उनका चेंजमेंट था उसमें लाते जा रहे थे। अब हम बात करते हैं गोल्ड रश की। गोल्ड रश इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द गोल्ड रश एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, कि किस प्रकार से गोल्ड रश की जो प्रोसीजर थी वो किस प्रकार से अमेरिका में शुरू हुई, नॉर्थ अमेरिका में शुरू हुई, और इन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह को किस प्रकार से बढ़ाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गोल्ड रश था क्या। इन द 1840 का टाइम पीरियड है, 1840 के लगभग की बात है। ट्रेसेस ऑफ गोल्ड वर फाउंड इन यूएसए इन कैलिफोर्निया। यूएसए में एक स्थान है कैलिफोर्निया, वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ कह सकते हैं कि गोल्ड को ट्रेस किया गया कि वहाँ पर जो गोल्ड है वो मिल रहा है। दिस लेड टू द गोल्ड रश, और इससे क्या हुआ कि सभी कह सकते हैं कि कंट्रीज़ के लोगों ने कैलिफोर्निया की साइड जाना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से गोल्ड को प्राप्त कर सके। तो यही रीज़न था, दिस लेड टू द गोल्ड रश व्हेन थाउजेंड्स ऑफ एगर्स यूरोपियंस हरी टू अमेरिका इन द होप ऑफ मेकिंग ए क्विक फॉर्चून, कि वो सभी के सभी अपने लक को वहाँ पर आजमाने के लिए अपने फ्यूचर को देख रहे थे कि ताकि वहाँ से ज़्यादा जाकर वहाँ से गोल्ड वो ले सके। तो जितने भी यूरोपियंस पावर्स थी, जितने भी लोगों को इस बारे में पता चला, वो सभी के सभी लोग सोने की तलाश में, गोल्ड की तलाश में कह सकते हैं कि यूएसए की तरफ, कैलिफोर्निया की साइड जाने लगे। और इन जो हिस्ट्री है उसमें नाम दे दिया गया इस चीज़ को गोल्ड रश का। This led to the buildings of railway lines across the continent. Industries developed to manufacture railway equipment.
और यही एक रीज़न था कि इसके कारण जो रेलवे का एक्सपेंशन था वो स्टार्ट किया गया। इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए रेलवे इक्विपमेंट के रूप में एक कह सकते हैं बहुत बड़ी प्रोसीजर वहाँ पर शुरू कर दी गई। टू प्रोड्यूस मशीनरी विच वुड मेक ए लार्ज स्केल फार्मर ईजियर, साथ में बड़ी बड़ी मशीनों का कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन वहाँ पर शुरू कर दिया गया, जिससे कि ताकि बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो हो सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस लेड टू ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड फैक्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो टाउन्स थे वो बढ़ने लगे, और टाउन्स में कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पर जाने लगे। In 1860 the USA was an undeveloped economy, but within 30 years in 1890 it was the leading industrial power in the world. अगर हम बात करें गोल्ड रश के टाइम पीरियड के दौरान की बात, उसके बाद 1860 तक अगर हम बात करें तो यूएसए एक अनडेवलप्ड कंट्री के रूप में या इकोनॉमी के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन लगभग टाइम पीरियड की बात अगर हम करें कि 30 साल के आसपास 1890 के आसपास ये लीड कर रहा था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जो पावर्स थी वर्ल्ड में उनके सामने कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश हो चुका था। अब उसके बाद नेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए। नॉर्थ अमेरिका में हम बात करें कि किस प्रकार से जो नेटिव पीपल्स थे उनको संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए नॉर्थ अमेरिका के द्वारा। ब्रिटिश कॉलोनी इन अमेरिका डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन जो था, उसने अमेरिका में अपने बहुत सारे कॉलोनी बसाए हुए थे, और इन सारी ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने क्या किया कि उनके अगेंस्ट एक वार शुरू कर दिया 1776 में टू गेन इंडिपेंडेंस। आज़ादी के लिए इन लोगों ने क्या हुआ, संघर्ष करना शुरू किया। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज कंटिन्यू टिल 1783, और ये जो वार उन्होंने स्टार्ट किया ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहा 1783 तक। यानी कि कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने जितने भी अपने कॉलोनी स्टैब्लिश किए हुए थे यूएसए में, उनको क्या बोला जाता था, ब्रिटिश कॉलोनी बोला जाता था। और इन ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने कह सकती हैं कि एक युद्ध शुरू कर दिया इंग्लैंड के खिलाफ कि हमें जो इंडिपेंडेंस है वो चाहिए, और 1776 से शुरू करके ये 1783 तक कह सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहा। अब उसके बाद नेटिव पीपल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वहाँ पर दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक राइट्स, कि सभी को लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए। द डेमोक्रेटिक स्पिरिट विच हैज़ बीन द रेलिंग्स क्राई ऑफ द सेटलर्स इन द फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस इन द 1770 came to the definite and identify of USA against the monarchies and aristocracy of the world. The natives were denied the democratic rights. और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात आती है तो जितने भी नेटिव पीपल्स थे, जितने भी सेटलर्स लोग थे, उनको वहाँ पर कह सकते हैं कि जो राइट मिला, द राइट टू वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव टू कांग्रेस फॉर द प्रेसिडेंट, सभी को डेमोक्रेटिक्स राइट्स प्रोवाइड करवाए गए। साथ में राइट टू प्रॉपर्टी, दूसरा जो उनको कह सकते हैं कि राइट्स मिला वो कौन सा था, प्रॉपर्टी का राइट्स दिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एमर्ज एंड पीपल वांटेड दैट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द इंडिविजुअल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी विच द स्टेट कुड नॉट ओवरराइड, बट दिस राइट वॉज एक्सक्लूसिव ओनली टू द वाइट्स। अब वहाँ पर मेनली बात आती है वाइट और ब्लैक लोगों की, कि जो वाइट और ब्लैक लोग थे उनके साथ भी जो राइट्स वगैरह देने की बात हो रही थी, तो उनमें भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं चल रहा था। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ किनको दिया गया था, वाइट्स लोगों को दिया गया था। इस प्रकार कह सकते हैं कि अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका की एक लंबी प्रोसीजर के बाद कह सकते हैं कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, और साथ में जो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे उनको इंडिपेंडेंस किया गया, और इस प्रकार से कह सकते हैं यूएसए एक सुपर पावर के रूप में आज वर्ल्ड में खड़ा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप जो चैप्टर करवाया गया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से एक बार बुक से रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।